Hey everyone, welcome back to our another one-on-one live session. I am Sakshi Chaudhary from Team Shakti. Thank you so much guys हमारे फर्स्ट सेशन को इतना प्यार देने के लिए. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ डू वॉच इट. अगर इसी पेज से हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो वी विल बी एबल टू अचीव वॉट वी वॉन्ट एंड दैट इज़ टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अमंग ऑल ऑफ अस. अगर अभी तक आपने हमें लाइक नहीं किया है सो डू लाइक शेयर फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम. आपकी शक्ति को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा आप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी. एंड वीडियोज़ गाइस, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इज़ टू स्प्रेड पॉजिटिविटी थ्रू वीडियोज़. हम चाहते हैं कि आप वीडियोज़ बना बना के हमें भेजें. अब ये वीडियोज़ कैसी भी हो सकती है, आप कोई स्टोरी बोल सकते हैं, कोई पोएम बोल सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ भी जो भी करते हुए आपको अच्छा लगे वो शूट करके हमें भेजिए ताकि आपको भी पॉजिटिव फील हो एंड बाकी लोग जो वीडियो को देखेंगे उन्हें भी पॉजिटिव फील हो. सो आप ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फेसबुक मैसेंजर में भेज सकते हैं या फिर खुद अपने अकाउंट से पोस्ट करके हमें टैग कर सकते हैं. ये वीडियोस आपकी एक वीडियो बहुत लोगों के फेस में स्माइल ले आएगी. सो प्लीज़ आप हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिएगा और आज भी हमारे इस लाइव सेशन का पार्ट बन सकते हैं. आप कमेंट्स कर सकते हैं. कमेंट्स के थ्रू आज जो हमारी स्पेशल गेस्ट है उनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आप उन जो भी आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जो भी आप वो कमेंट्स के थ्रू उनको बात कर सकते हैं. हम उन तक वो आपकी बात पहुंचाएंगे. सो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो है मिस दीक्षिता धौर. शी इज़ द यंग फेस ऑफ लेफ्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया. शी इज़ अ सोशल वर्कर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेड वॉलंटियर्स ग्रुप. She is a student activist and joint secretary of SFI. She is an inspiring woman and has achieved a lot in her life, and that's just a start. So I would really like to welcome her. जब तक मैम कनेक्ट हो गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. आई होप आपका और आपकी फैमिली सेफ है इस सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में. यस, सो फार. मैम, जैसा कि आप जानते ही हैं हमारा शक्ति पेज में हमने पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं. तो आई वुड रियली लाइक टू नो आपकी कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बारे में जो आपके लाइफ में हुआ है, जो आपका पूरा लाइफ का कोर्स चेंज हो गया, जिसकी आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उस सिचुएशन के बारे में या उस एक्सपीरियंस के बारे में सोच सोच के. या आई मीन देयर आर टू थिंग्स. एक तो जब आपने पहले मुझे पूछा कि क्या मेरे परिवार के सब लोग ठीक है कि नहीं, मतलब मेरे जो इमीडिएट परिवार है वहाँ पे तो अभी तक कोई दिक्कत है नहीं. सब ठीक है. लेकिन हम तो ये मानते हैं कि अगर हम एक समाज में रहते हैं तो हमारा परिवार बस वो लोग नहीं होते जिनके साथ हमारी खून का रिश्ता है, पर वो लोग भी होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं. वो हो सकता है हमारे मोहल्ले में रहने वाला आदमी हो, वो हो सकता है जिसके साथ हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या फिर वो कोई भी जिनके साथ हम वक्त गुजरते हैं. हमने देखा जब से कोरोना का सेकेंड वेव इस देश के अंदर आया, तब से हमारी ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जिन लोगों को हम अपना समाज कहते हैं, अपना परिवार कहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग वो ठीक नहीं है. हमने लाशें देखी, हमने आई थिंक द करंट हैज गॉन. वेट अ सेकंड. ओके मैम. मैम का लाइट चला गया है, तो जब तक वो कुछ इंतजाम करके वापस आती है तब तक आई वुड रियली लाइक यू गाइस टू आस्क सम क्वेश्चंस. जो सोचिए कि आप क्या पूछना चाहेंगे दीक्षिता मैम से. शी इज अ वेरी इंस्पायरिंग वुमन. शी हैज अचीव अ लॉट इन हर लाइफ. तो आई रियली फील कि वी वुड ऑल गेट इंस्पायर्ड बाय हर एंड वो बहुत कुछ हमें अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सिखा के जाएंगी एंड वो आपसे भी कुछ सीख सकती हैं. तो अगर आपके पास वैसा कोई एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है कि यू नो आपके लाइफ को चेंज कर दिया, तो क्या पता वो उन्हें भी इंस्पायर कर जाए, वो हमें भी इंस्पायर कर जाए, वो पूरी दुनिया को इंस्पायर कर जाए. तो आप भी शेयर करने से हिचकिचाइएगा मत और कोई क्वेश्चन भी अगर है तो वो भी उनसे पूछिएगा. और मैं शक्ति पेज के बारे में तब तक आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारी शक्ति पेज है वो सिर्फ इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा जरिया है. वो वो चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर जाए. बिकॉज अभी बहुत लोग हैं जो एनजीओ में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बट इमोशनल सपोर्ट बहुत कम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं.
हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस नंबर पे आप 24/7 कॉल कर सकते हैं। एंड हम आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए हमारी टीम है, वो आपसे बात करेंगी, वो वो आपको सुनेंगी, वो आपकी सिचुएशंस को समझेंगी। बिकॉज हमेशा लगता है हमें कि अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को किसी और से शेयर करेंगे तो वो हमें जज करेगा, बट वी डोंट नो यू। तो अगर आप हमें कोई प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो हम बिना जजमेंट के आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे और आपको आपके साथ रहेंगे। हमें अपनी अपनी बातें सबको अपने लिए फाइट करनी पड़ती है, लेकिन हम साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। हम एक दूसरे को कंधा दे सकते हैं, एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी इस माहौल में, कि हम लोग एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे पाए। तो आप जब भी चाहे हमारे उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम है वो आपके साथ रहेंगी। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद मैडम दीक्षिता, उनके घर में लाइट चला गया, जैसे आपने देखा ही है। फोन में साउंड नहीं आ रहा है। खोलो खोलो उसको। हेलो गाइस, जब तक मैम आती है तब तक प्लीज आप कोई क्वेश्चन पूछिए। खोल देते हैं, क्या पता नहीं आ रहा। अब ऑडिबल है? मैम कनेक्ट हो रही है। हेलो, वेलकम बैक मैम। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, करंट नो चला गया प्रॉब्लम। था तो आया। हेलो, यस मैम, तो आप कुछ शेयर करे थे। आवाज थोड़ा, हाँ आवाज थोड़ा कम लग रहा है। आई एम नॉट एबल टू हियर इट प्रॉपर्ली। अच्छा, एक सेकेंड। मैम एम आई ऑडिबल नाउ? या बेटर। ओके। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मतलब जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो एक्सटेंडेड फैमिली में हर कोई ठीक नहीं है। वी हैव सीन रियली डिप्रेसिंग न्यूज़। पर इसके साथ भी जो चीज़ें हम लोगों को मोटिवेट कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो ये है कि हमने देखा जब लॉकडाउन का घोषणा हुई और उसके साथ साथ हमने देखा ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा स्कर्सिटी हुआ है, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। तो वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कॉल्ड रेड वॉलंटियर्स, व्हिच इज़ अ सीपीआईएम इनिशिएटिव। तो उसमें जो यंग लोग हैं, वो लोग हम लोग एक साथ आए और जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाना हो, चाहे वो कोई पेशेंट को नर्सिंग होम अस्पताल ले जाना हो, चाहे जो कोविड अफेक्टेड लोग हैं उनके घर में जाके खाना पहुंचाना हो, इन सारी चीज़ हम करने लगे। और जब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, जिस तरीके से लोग अपने आप से हमें कभी फिनेंशियली हेल्प किया, कभी उन्होंने पीपी किट खरीद के दिया, कभी उन्होंने ग्लव्स खरीद के दिया, कभी उन्होंने मास्क खरीद के दिया। ऐसा लगा कि ये जो पूरा बैटल है, इस बैटल में हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग। जो लड़ाई है देश को बचाने का, ये जो लड़ाई है लोगों को बचाने का, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में वो लोग हैं। एक लड़का आया था हमसे मिलने के लिए, जो अभी एक स्टूडेंट है। उसका मंथली फेलोशिप है 7,000 रुपए का। तो उसने 5,000 रुपए एक लिफाफे में लेके आया और कहा कि मेरा जो फेलोशिप है वो तो बस 7,000 रुपए का ही है, पर उससे ये जो 5,000 रुपए है, ये मैं रेड वॉलंटियर को डोनेट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन पैसों से और भी ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और लोगों को मदद करें। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए बहुत एक बड़ी चीज था कि एक लड़का जो अपना पूरा मंथ का जो इंटर्नशिप है वो लोगों के लिए खर्चा कर रहा है या फिर लोगों के लिए डोनेट कर रहा है। और ये दिस इज नॉट द ओनली वन स्टोरी, देयर आर मल्टीपल स्टोरीज लाइक दैट where people have really donated with all their hearts. कल हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिनमें हम वो एक आर्टिस्ट है, वो खुद कैंसर से जूझ रहे हैं और उसके लिए वो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। और उस क्राउड फंडिंग से उन्हें जितना पैसा मिला है, उससे भी एक पैसा वो हमारे हाथ में दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि रेड वॉलंटियर
और भी ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और आप लोग काम करें। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है कि इतनी मुसीबत के बावजूद भी लोग अपने इतनी इंडिविजुअल परेशानी के बाद भी फॉर द ग्रेटर कॉज एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो रहा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी की, इससे ज्यादा इंस्पायरिंग, इससे ज्यादा पॉजिटिव स्टोरी और कुछ हो ही नहीं सकता। यस मैम। मैम, रेड वॉलंटियर्स का भी नया इनिशिएटिव है, कोविड कैंटीन। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कैन यू रिपीट? रेड वॉलंटियर्स का एक नया इनिशिएटिव है, कोविड कैंटीन। तो उसके राइट। बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, कोविड कैंटीन हमने पिछले 2 दिनों से चालू किया है। आज उसका दूसरा दिन है बाली बेलूर में। और लिलुआ में उतने बड़े स्केल में तो नहीं, पर छोटे स्केल में इंडिविजुअली हम लोगों के घर खाना पहुंचा रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि इसलिए नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड पर ऑल्सो लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों का काम गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने का बंदोबस्त नहीं है। बहुत सारे लोग बस जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि हम ऑक्सीजन देके लोगों को मदद कर रहे हैं। हॉस्पिटल, नर्सिंग हम तो पहुंचा पा रहे हैं, पर उसके साथ साथ उनकी सर्वाइवल, उनका लाइवलीहुड को लेके भी हमको सोचना चाहिए। तो ये जो पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था तभी भी हम लोगों ने कैंटीन चालू किया था, जिसको हम श्रमोजीवी कैंटीन या फिर आप कह सकते हैं कि वर्किंग क्लास कैंटीन जिसको हम कहते थे। इस बार हमने ये इनिशिएटिव लिया है क्योंकि हमें ऐसा लगा पिछले बार की हमारी एक्सपीरियंस से ही कि इन इनिशिएटिव का इस दौरान बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज उसका दूसरा दिन है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला है। लोग अपने आप से आगे बढ़े हैं। देयर इज वन ऑफ माय जूनियर, शी इज राइट नाउ स्टडिंग इन पुणे। उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि 4 तारीख का जो पूरा कैंटीन का खाना होगा, दैट होल फूड आई वांट टू स्पॉन्सर। वो मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ मेरा जो जन्मदिन है मैं ऐसे लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँ। तो ये बहुत ही मतलब खुशी की बात है जिस तरीके से यंग लोग, यंग जनरेशन हमारे साथ आ रहे हैं और ये कठिन वक्त में एक दूसरे के हाथ थाम के इस लड़ाई में है बने हुए हैं। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा आशा की बात है, उम्मीद की बात है। यस मैम। यूथ एम्प्लॉयमेंट इशू के बारे में आपने स्टैंड लिया था कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जा पा रही होती है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कि अभी भी इंडिया में यूथ, एक तो यूथ को जॉब करना, जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वो जाके जॉब करे कहीं पे, या हम्म। जो नॉर्मल पेनी जॉब्स होते हैं हम्म। वो करना, वो नॉर्मलाइज है ही नहीं इंडिया में। इट्स लाइक अगर वो पार्ट टाइम में हम्म। अगर रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा सब ऐसे ट्रीट करते हैं एज कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है वो अपने आप को एक्सपीरियंस के लिए वो कर रहे हो वो जॉब। लेकिन लोग उनको हम्म। अभी हम्म। नॉर्मलाइज हुआ ही नहीं हुआ है वो चीज की जो स्टूडेंट्स है वो काम करें। तो आप क्या मतलब, आपको हम्म। इतना सपोर्ट करती है रेड पॉइंट, आप स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? हम्म। मैं यही कहूंगी कि एक तो मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी फैमिली से आता हो, इतना ज्यादा फ्रॉम द स्टेट और फ्रॉम द गवर्नमेंट इतना ज्यादा सुविधा तो उनको हमको देना चाहिए कि उनको पैसे के लिए एटलीस्ट काम ना करना पड़े। हम नहीं चाहते हाँ। कि पढ़ाई इतना ज्यादा महंगा हो कि हमें पैसा, मतलब हमें पैसा इकट्ठा करना इसलिए हमको काम करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है एक ना हम सब लोगों के बीच में एक कहीं ना कहीं एक मेंटल सेटअप है कि जो लोग छोटा काम करते हैं, कि अगर कोई एक होटल में काम करता है, कोई अगर एक रेस्टोरेंट में काम करता है, कोई अगर डिलीवरी बॉय का काम करता है, तो वो काम छोटा है। हम देखते हैं कि हम्म। लोग उसको मॉक करते हैं, उनको नीचा दिखाता है, उनको उनको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये जो माइंडसेट है ये बदलना चाहिए। हर काम एक जैसा होता है। कुछ भी अगर आप मेहनत से करें, कुछ भी अगर अपनी खून पसीना से ईमानदारी के साथ कमाते हैं, तो उसमें कहीं पे भी कोई शर्म नहीं होना चाहिए। उस चीज को लेके कोई भी आपको मतलब छोटा कोई आपको नहीं दिखाना चाहिए, कोई आपको उसको इंसल्ट, दे शुड नॉट बी इंसल्टिंग यू। तो ये जो एक माइंडसेट हमारे दिमाग में रहता है कि कोई भी जो छोटा काम करता है उसके बारे में हम दूसरा टाइप का सोचते हैं, गलत सोचते हैं, या फिर उसके काम को हम मर्यादा नहीं देते, मुझे लगता है ये गलत है। एवरीबॉडी शुड हैव द राइट टू वर्क। किसी भी तरीके का काम, जो काम करने पे उनको कंफर्टेबल फील होता है, जो भी काम वो करना चाहता है, जो भी काम करने पे उनको खुशी मिलता है, वो सारी चीजें करने का जो हक है, जो अधिकार है, वो सबके पास होने चाहिए। मैम, बीइंग अभी आपने एक अपने रीसेंट इंटरव्यू में बोला था कि कास्ट ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंडिया में है। तो जैसे आपने बोला कि हम्म। बहुत लोग जो काम करते हैं, मतलब छोटे काम करते हैं, उन लोग को ही लोग देखते हैं, लोग तरीके से देखते हैं। तो हम्म। कास्ट को तो लोग स्लैंग की तरह यूज करते हैं, जैसे कि आपने मेंशन भी किया था अपने इंटरव्यू में राइट। कि तो वो, हाँ, तो कास्ट ऑपरेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे, मतलब
लोग कास्ट को नीचे देख के बात करते हैं कि ये उस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, जो बहुत ही गलत बात है। राइट। और मेंटालिटी लोगों की बदलनी इज नॉट वेरी इजी कि एक बार में हम लोग मेंटालिटी बदल दें। जो ये विक्टिम्स है, वो कास्ट ऑपरेशन के जो फेस करते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो कैसे ये चीज को फेस करें? उनको लगे कि कोई बात नहीं, वो जो भी बोल रहे हैं, बट एट द लास्ट आई एम हु आई एम एंड आई नो व्हाट आई एम, कि हम हमको पता है हम कैसे हैं, हमको। हाँ, तो हम लोग के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो एक मतलब सदियों से एक रीति चला आया है, जो चल रहा है, एक रीत है, एक रिवाज है जो गलत है। मैं बस यही बोलूंगी कि हमारा जब देश आजाद हुआ, जब इंडिपेंडेंट इंडिया बना, तो उसका जो आधार है वो आधार था संविधान। उसका जो आधार है वो आधार था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जो हर आदमी का, जो हर एक शख्स का, जो उनका इक्वलिटी है, उनका जो अधिकार है, समान अधिकार का बात किया। चाहे आप छोटे जात से हो, बड़े जात से हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आपका जो ह्यूमन राइट्स है, आपका जो अधिकार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये एक धारणा है जिस धारणा के ऊपर जो मॉडर्न इंडिया है, जो आधुनिक भारत है, उस आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जो लोग अभी भी इस वक्त पे भी आके वही पिछड़ा सोच रखते हैं, ये उनको बदलना चाहिए कि अभी समाज इतना, देश इतना आगे बढ़ चुका है। और अगर आप कहते हैं कि आप इस देश से मोहब्बत करते हैं, तो आपको इस देश के लोगों से पहले मोहब्बत करना पड़ेगा। जो किसान खेत में फसल उगाता है, हो सकता है कि वो सोकल ऊंचा जात का ना हो, पर उसके फसल उगाने के कारण आपके प्लेट में खाना बनता है। तो कैसे आप उसको सम्मान नहीं कर सकते, कैसे आप उसको मर्यादा नहीं कर सकते? जो लोग कारखाने में काम करते हैं, जिनके कारण ये पूरा इकोनॉमी चलता है, आप कैसे उनकी जात के कारण उनको आप नीचा दिखा सकते हैं? तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो इस देश की जो मेहनतकश लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो किसान है, जो मजदूर है, जो आप और हम जैसे लोग हैं, इन सब लोगों से सबसे पहले मोहब्बत करना पड़ेगा। और जो लोग इन जाति व्यवस्था का मतलब विक्टिम होते हैं, उनसे बस यही कहना है कि हमारा इतिहास रहा है, इस देश का इतिहास रहा है कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने का। बाबा साहेब अम्बेडकर, फतिमा शेख, ज्योतिबा फूले, इतने सारे लोग, इस पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक लंबा हिस्ट्री है, एक लंबा इतिहास है, जहाँ पे हमने कास्ट को या फिर जाति भेद प्रथा के खिलाफ लड़े हैं। राजा राम मोहन रॉय हो, विद्यासागर हो, या फिर श्री चैतन्य देव हो, ये सारे लोग ये जो बहुत ज्यादा जो कठोर तरीके से, जिस तरीके से जात पात को माना जाता था, उसके खिलाफ आवाज उठाए हैं। तो आइए हम अपने इतिहास को जाने और ये समझे कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम इनके खिलाफ बात नहीं करेंगे, तो ये समाज नहीं बदलेगा। और अभी तो हमारे पास सारे लीगल वेपन्स भी है, वो लीगल हथियार भी है कि कोई अगर आपको ऐसा लगता है आपकी जात के कारण आपके साथ भेदभाव कर रहा है, देयर इज ऑलरेडी SC/ST एक्ट, आप उसके तहत लीगली मूव कर सकते हैं। मतलब ये देश हमारा है, इस देश के लोग हमारे हैं। अगर इस देश को सच में नंबर 1 बनाना है, जिसका सपना हम सब लोग देखते हैं कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, अगर इंडिया को बेस्ट बनाना है, तो इंडिया के लोगों को और भी ज्यादा सक्षम होना पड़ेगा। हमारी अंदर की ये जो सारी खामियां हैं, ये जो भेदभाव है, इनको खत्म करना पड़ेगा। तभी हम लोग एक साथ इकट्ठे इस देश की जो नाम है। मैम, कास्ट ऑपरेशन की तरह ही रेसिज्म भी इंडिया में बहुत होके रखा है अभी। बहुत लोग हैं जो रेसिज्म के विक्टिम्स हैं, और बहुत नॉर्मलाइज है, मतलब कुछ बेसिक, मतलब ऐसे चलते फिरते भी लोग रेसिस्ट कमेंट पास कर देते हैं लोगों पे, एंड उन लोग को लगता है कि उन लोग ने कुछ गलत नहीं बोला। तो वो मेंटालिटी में ही है कि उन लोग के साथ तो उन लोग ने कुछ गलत बोला ही नहीं है। और इंडिया में तो टेस्ट उनका ऑब्सेशन है। तो अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी मेंटालिटी को चेंज किया है, प्रोग्रेस हुए हैं, बट अभी भी बहुत ऐसे सेक्शन सोसाइटी है जो अभी तक उसको नॉर्मल समझता है कि कमेंट पास करना, रेसिस्ट कमेंट पास करना इज वेरी ओके। तो आप उन विक्टिम्स को क्या बोलना चाहेंगे, और जो लोग ऐसे अभी भी कमेंट्स पास करते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों, कि कितनी गलत चीज है ये किसी को ऐसे बोलना, रेसिस्ट कमेंट पास करना? ये भी मतलब दिस इज ऑल्सो, इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। मतलब हम देश के अंदर जो रेसिज्म देखते हैं या फिर जो कलरिज्म देखते हैं कि किसी के शरीर के रंग के कारण उसको नीचा दिखाना, या फिर किसी की आंख छोटा है तो उसको नेपाली बोलना, चाइनीज बोलना, कोई अगर मोटा है, मतलब कोई अगर
देह से थोड़ा बड़ा है तो उसको फैट शेम करना, कोई अगर पतला है तो उसके कारण भी उसको शेम करना, ये सब चीजें हम सीखते हैं। मतलब बचपन से हम जिस तरीके से अपने परिवार के अंदर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। अगर आप कहीं भी अखबार के अंदर जो मैट्रिमोनी सेक्शन है वो सेक्शन देखेंगे तो उसमें क्या बोला जाता है, कैसी दुल्हन आपको चाहिए। हमारी दुल्हन गोरी हो, पतली हो, सुंदर हो, हाँ उसका ये हाइट होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई ठीक है चलेगा, घरेलू काम वाम कर पाए। तो ये तो मतलब बचपन से हमको सिखाया जाता है कि अगर आपको एक आइडियल वुमन बनना है तो आपके अंदर ये खूबियां रहनी चाहिए। आपका रंग गोरा होना पड़ेगा, आपका सोकॉल सुंदर होना पड़ेगा, आपको घर के काम आने चाहिए। तो ये सब चीज हम देखते हैं, सीखते हैं और फिर उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि अच्छा सच में अगर जो आइडियल वुमन होगा या फिर कोई भी अगर आइडियल इंसान होगा उसके अंदर ये सारी खूबियां रहनी चाहिए। और ये एक दिन में नहीं बदलेगा, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कास्टिज्म है या फिर रेसिज्म है, आज हमने ठान लिया तो कल से वो बदल जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा व्यवस्था बना है उसको बनने में बहुत सालों की, कई सालों की, कई 100 सालों की इसका इतिहास है। हम यही कहेंगे बस कि ये जो वक्त है, जिस वक्त में हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने की हमारे पास मौका है, हम पढ़ पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं क्या गलत है क्या सही है, ये सोचने का एक जरिया हमारे पास है। हम बस यही सब लोगों से अपील करेंगे कि the people who are victim and also the people who are abusing, कि आप सोचिए कि किसी को अगर आप इंसल्ट कर रहे हैं इसमें क्या अच्छाई है। आप सोचिए अगर किसी के शरीर का रंग, उसका शरीर का गठन, उसका चेहरा कैसा है, इसके ऊपर अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो इसमें आपने क्या अच्छा काम किया। और जो लोग इसका विक्टिम होते हैं उनसे बस यही कहना है कि मतलब दिस इज योर बैटल, यू हैव टू विन इट। कोई दूसरा आदमी ये तय नहीं करेगा दैट वेदर यू आर वर्थ ऑफ समथिंग और नॉट। कोई आपको ये आके नहीं बोलेगा कि आप मतलब उनका जो ओपिनियन होगा वो ओपिनियन आपकी जिंदगी नहीं तय करेगी। आपका जिंदगी कैसा होगा वो आप तय करेंगे। अगर आप आईने के सामने खड़ा होके ये बात अपने आप से कह सकते हैं कि वट एवर यू आर डूइंग ग्रेट, आपको किसी की भी बात सुन के मोरोस होने का, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। जो चीज में आप अच्छे हैं, जो चीज करने के लिए आपका दिल चाहता है, अगर आप वही चीज एकदम इत्मीनान से और बहुत ज्यादा ईमानदारी से करें तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उस गोल से आपको पीछे खींच सकता है। तो हम अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी जो एबिलिटीज है उनके ऊपर विश्वास रखें। और जो लोग हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, छोटा दिखाना चाहते हैं, ये जिद की तरह ले कि हम इतना ज्यादा काबिल बनेंगे, हम इतना ज्यादा जिंदगी में अचीव करेंगे कि वो सारे लोग जो हमें कभी ना कहीं टॉन्ट किया था वो हमारे सामने नजर झुका के खड़े होंगे। अगर ये जिद हम अपने आपके साथ ले सकते हैं, अगर ये चैलेंज हम अपने आपके साथ ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारे जो मतलब जिस तरीके से हम लोग विक्टिमाइज होते हैं, इसका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कम होगा। जैसा कि आपने मेंशन किया था मैम कि चाहे पतला हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, सबको कहीं ना कहीं लेवल पे ट्रोल किया ही जाता है। खास करके इंटरनेट आने के बाद तो इंटरनेट ट्रोलिंग तो कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। चाहे आप जो भी करो लाइफ में, कहीं ना कहीं तो आपको कोई ना कोई ट्रोल करेगा ही करेगा। तो हाउ डू यू थिंक हम्म, कि कैसे जो विक्टिम्स होते हैं इस चीज के, जो ट्रोल्ड हुए हैं, वो कैसे अपने आप हम्म, को उस चीज को लेट गो करे कि कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है, हम्म, बिकॉज इट्स वेरी हम्म, डिफिकल्ट टू लेट गो। हम्म, क्योंकि कोई भी, चाहे वो, आई हम्म, नो कि वो कंप्यूटर के पीछे बैठा है, बट फिर भी वो बहुत हम्म, डिफिकल्ट हो जाता है। कभी भी कोई गंदा कमेंट आता है तो वो बुरा लगता है, अपने हम्म, आप पे सेल्फ डाउट होने लग जाता है। तो वो हम्म, कैसे कैसे उस चीज को डील किया जाए? हम्म। मतलब ये एकदम बोलने में जितना आसान है एक्चुअली करने में वो काफी डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बोल दिया और कल से आप वो कर मतलब इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के कारण ही ट्रोलिंग एक आर्ट टाइप का बन गया है। आप कुछ भी कमेंट कीजिए, कुछ भी पोस्ट कीजिए, उसमें कुछ लोग आ जाते हैं जो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उस उनको किसी ने बुलाया नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है, आपका जान पहचान का नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आके कमेंट जरूर करना है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी, अब बस सोचिए कि वो लोग कितने वेले हैं, कितने बेकार है, उनके पास कुछ काम नहीं है कि उसको यहाँ पे आके आपके खिलाफ ऐसे गलत शब्द या फिर झूठे मूठे कमेंट करना पड़ रहा है। आप सोचिए कि जिस आदमी की जिंदगी में कोई काम नहीं है उसका बात को लेके आप क्या सोचेंगे। और ये तो एक बहुत पॉपुलर बॉलीवुड का डायलॉग है कि अगर हम ये सोचने लग गए कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों को सोचने दीजिए, अब अपना काम कीजिए। बहुत सारे टाइम पे हमें पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं होता। वक्त के साथ साथ हमारा जो काम है, हमारी जो जिंदगी है, वो जिंदगी उन लोगों को जवाब देता है। और ये तो मेरी व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मैं कभी भी जब बहुत ज्यादा मोरली डाउन होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार
चीजें ठीक नहीं हो रही है, मतलब आई शुड हैव बीन डन बेटर, थोड़ा खराब हो गया। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी जो जिंदगी है उसमें ऐसे कौन कौन लोग थे जिन्होंने मेरे बारे में मेरे खिलाफ गलत बातें कही थी, मुझे मोरली डाउन करने की कोशिश की थी, ऐसी बातें कही थी जिससे मैं हर्ट हुई थी, इमोशनली हर्ट हुई थी। और मैं फिर सोचती हूँ कि आज वो लोग कहाँ पे है, आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा जो अचीवमेंट्स है, और वो लोग जहाँ पे खड़े हैं उनका क्या अचीवमेंट्स रहा है। और हर बार मुझे लगता है ये वही चीज है जो मुझको कहीं ना कहीं ताकत देता है कि उस टाइम उन लोगों के पास पावर था, उन लोगों के पास मतलब वो लोग बेटर पोजीशन में थे, तो उन लोगों ने मुझे इंसल्ट किया, उन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया। आज मैं जहाँ पे हूँ उनके पास उतना मतलब वो अभी उस पोजीशन पे नहीं है कि वो मुझे इंसल्ट कर पाए या फिर मुझे हर्ट कर पाए। मैंने इतने सालों में या इन पिछले कुछ दिनों में ये अचीव किया है, तो अगर मैंने उस चीज को हरा के आगे अभी तक इतना दूर आ सकती हूँ, तो अभी भी मेरे साथ जो हो रहा है उनको हरा के भी मैं आगे जा सकती हूँ। तो रुकने की कोई जगह ही नहीं है। जितना जितना ज्यादा हम काम करेंगे, जितना ज्यादा हम आगे का सोचेंगे और जितना ज्यादा हम अपने लक्ष्य पे टिके रहेंगे, तब तक चाहे जितना भी ट्रोल हो, चाहे कितना भी लोग आपको बुरा भला कहे, अगर आप अपने आप पे विश्वास, अगर आप अपनी जो हौसला है उसको नहीं खोते हैं, तो इन सारी चीजें, ऑल दिस थिंग विल बी जस्ट अ पासिंग फेज। ट्रू मैम। मैम, बीइंग अ वुमेन इन पॉलिटिक्स, क्या आपने कभी जेंडर इश्यूज फेस किए हैं? हाँ, मतलब ये अगर मैं बोलूंगी कि नहीं किया है तो वो झूठ बोलना होगा, क्योंकि अभी हमारा जो इंडियन पॉलिटिक्स भी है वो भी बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड है। उसे आप देखेंगे कि पुरुष ज्यादा है, और सिर्फ पुरुष ज्यादा महिला कम होने की भी बात नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, जहाँ से आप डिसीजन बनाते हैं, उसमें महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो हर जगह पे कम है। हो सकता है कि किसी जगह पे थोड़ा बेहतर है, थोड़ी जगह पे थोड़ा ज्यादा खराब है, पर ओवरऑल जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो मेल डोमिनेटेड है। और वहां पे कुछ कुछ स्टीरियोटाइप है कि अगर आप पॉलिटिशियन है तो आपको कैसा होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिशियन है तो आपको सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा और उसके साथ सफेद स्नीकर पहनना चाहिए। अगर आप पॉलिटिशियन है तो आपकी बॉडी के अंदर वो एक बात होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आपको पर्सनैलिटी लेके चलना चाहिए, आसपास में 10-15 लोग बॉडीगार्ड के रूप में चलना चाहिए। एक एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि पॉलिटिशियंस कैसा होना चाहिए। पॉलिटिशियंस लोग ज्यादा हंसते नहीं है, पॉलिटिशियंस लोग ज्यादा घुल मिल के बात नहीं करते, पॉलिटिशियंस लोग लिपस्टिक नहीं लगाते, और भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स। तो ये बात है कि मैं जब राजनीति में आई और एक्टिव पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी, कहीं ना कहीं वो सारी स्टीरियोटाइप्स मुझे फेस करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे यार दीक्षिता इतना हंसो मत, लोग तुमको इमेच्योर समझेंगे, तुमको सेंसिबल नहीं समझेंगे। या फिर अरे दीक्षिता ये कैसा कपड़े पहन लिए तुमने, मतलब यू आर इन नाउ पॉलिटिक्स, यू शुड वेयर अ सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स। तो वो हर जगह पे मैंने उसको चैलेंज करने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, उसमें आप क्या पहन रहे हैं, आपका बाल कैसा है, आप हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या राजनीति कर रहे हैं, कि आप लोगों की जो जरूरत है उन जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं, क्या जब लोग आपके पास आ रहे हैं आप उनके साथ खड़ा हो पा रहे हैं, क्या लोग जो आम लोग हैं, जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो लोग आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, कि आप जब गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि अरे यही तो हमारे घर के बच्चे भी करते हैं, ये तो हमारे घर के भी लोग हैं, तो नेता भी तो ऐसा होना चाहिए जिनको हम रिलेट कर पाए, जिनको ऐसा लगे कि हाँ ये तो हमारी घर का बच्चा है। तो मैंने कोशिश किया है जहां जहां पे भी मेरे पास मौका था उन स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने का। मैंने कोशिश किया है कि जहां जहां पे मैं डिसीजन मेकिंग बॉडी में हूँ, मैं एसएफआई की ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, तो जब जब हम कमेटी में बैठते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि लड़कियों की जो बात है उसको आगे रखा जाए, कमिटीज में लड़कियों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर गौर किया जाए, उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो ऑफ कोर्स मैंने फेस किया है महिला होने के कारण जो चीजें सोचा गया था कि मुझे ये करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने किया है जो लोगों को लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर जो लोगों को लगा था कि मुझे नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सब लोग ऐसे ही एग्जाम्पल सेट करते हैं। मेरे पहले जो वुमन लीडर रहे होंगे, मैं उनको देख के सीखी हूँ। आज के जब कहा जाता है कि अगर अब महिला है, अगर कहीं पे कुछ कोई रैली हो रहा है जहाँ पे कोई कन्फ्रंटेशन हो रहा है, तो लड़कियों को पीछे रहना चाहिए। मैंने देखा है कि मेरे जो लीडर है, जो वुमन लीडर है, वो कभी पीछे नहीं हटे, वो कभी हमको नहीं कहा कि अरे तुम पीछे चली जाओ, वो सामने उतनी ही शिद्दत से खड़े रहे जितने बाकी लोग थे। तो मैंने उनको देखे सीखा है, उनका एग्जाम्पल से सीखा है। तो मैं चाहूंगी कि जहां जहां पे मैं हूँ या फिर जो जिम्मेदारी मुझे मिला है, मैं भी वो एग्जाम्पल सेट करूँ, ताकि मेरे बाद जो आए
वो भी मुझे देख के और कहे कि अगर दीक्षिता दी ने ये किया था तो हम भी ये कर पाएंगे, अगर वो ये कर सकती थी तो हम भी, मतलब मैं भी वो कर पाऊंगी। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स देयर आर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, but then there are so many examples led by women which inspires people like me and which will inspire people or women who are going to come later than us. मैम हमने इतने सारे टैबूज के बारे में बात किया, कास्ट ऑपरेशन, रेसिज्म। एक और चीज है जो इंडिया में तो बहुत अभी भी टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट इज एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। आपने उनका सपोर्ट किया था, That आपने is उनका स्टैंड लिया था। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, right. Hmm. आपने उनका स्टैंड लिया था। अ, Hmm. अभी भी अभी भी एलजीबीटी कम्युनिटी को एज अ डिजीज देखा जाता है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट दे फील। Hmm. एंड Hmm. जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो अपने आप को Hmm. डाउट करने लगते हैं, क्या पता मेरे में ही कुछ खराबी है। तो सेल्फ Hmm. एक्सेप्टेंस के उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप उनको Hmm. कैसे बोलेंगे कि वो कैसे अपने आप को सिचुएशन से डील कर पाए, वो कैसे अपने आप को Hmm. डर के नहीं रहे कि बहुत लोग हैं Hmm. जो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वो हो या ना हो, दे आर लाइक कि हम बताएंगे ही नहीं किसी को। तो फिर वो कैसे वो अपने आप को एक्सेप्ट कर पाए। जैसे एलजीबीटीक्यू का इशू भी एक लंबा लड़ाई के बाद उनको जो 370 है उसको मतलब खारिज कर दिया गया, और मतलब बहुत लड़ाई के बाद 377 इट गॉट डिक्रिमिनलाइज्ड। अभी होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप और मेन लविंग, वुमन वुमन लविंग इज नॉट अ क्राइम। पर जैसे इसका सिर्फ लीगल एस्पेक्ट भी नहीं, इसका एक सोशल एस्पेक्ट भी है। हर चीज अब लीगली नहीं डील कर सकते। सोचिए आप एक जिस परिवार में बैठे मतलब पले बड़े हैं, मे बी यू आर समवन हु इज अ वुमन एंड हु लव्स अनदर वुमन, तो हमेशा आप अदालत में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके इसको ठीक नहीं कर पाएंगे अगर आपका माँ, आपका पापा, आपका भाई, आपका बहन, वो लोग आपके साथ ठीक से पेश ना आए। अगर वो लोग आपको, हो सकता है कि वो वायलेंट नहीं है इन द सेंस वो आपको मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल ट्रॉमा दे रहे हैं। ऐसे वो लोग बात कर रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा उससे ड्रेन्ड हो रहे हो। इन सारी चीजों को डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसी के लिए ही देयर आर मेनी ग्रुप्स। आई नो सैफो फॉर इक्वालिटी, जो कोलकाता में सबसे सबसे ज्यादा मतलब काफी दिनों से वो लोग काम किए हैं। अभी चुनाव के पहले हमने लेफ्ट फॉर एलजीबीटीयू करके एक फोरम बनाया था। वो भी हमने ये कहा था कि जो लोग इन सारे समस्या से गुजरते हैं, अब हमारे साथ आइए, हमारे पास आइए, हम कोशिश करेंगे आपको जितने भी तरीके से मदद कर पाए। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लास्ट ईयर जब प्राइड हुआ, क्योंकि वो लॉकडाउन था तब हम लोग मतलब प्रॉपर प्राइड नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने एक वर्चुअल प्राइड किया, जिस वर्चुअल प्राइड का टैगलाइन था कम आउट विथ कॉमरेड्स। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो क्लोजेटेड है, मतलब जो अपना आइडेंटिटी छुपा के बैठे हैं, जो कंफर्टेबल नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनके अंदर जो हो रहा है वो किसको जाके कहे। हम कहते हैं कि भारत के छात्र फेडरेशन एसएफआई के कॉमरेड्स आपका बात सुनने के लिए तैयार है। और हमारी जो वर्चुअल प्राइड था उसमें हमारी संगठन के अंदर जो लोग एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट है या फिर जो इंडिविजुअल है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन भी होल्ड करते हैं, हमने उन लोगों को इनवाइट किया था। हमने कहा था इनकी बात सुनिए, देखिए ये लोग एसएफआई के लीडर है और इनके साथ साथ इनका एक डिफरेंट पर्सनालिटी भी है, इनका डिफरेंट एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी है, ये वैसे ही है जैसे आप है। तो ये जो अदरिंग हम सोसाइटी में बनाते हैं कि अगर एज इफ के जो हेटेरोसेक्सुअलिटी है वो नॉर्मल है, एक लड़का लड़की का प्यार होगा यही नॉर्मल है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो गलत है, वो अननेचुरल है, वो एबनॉर्मल है। हम ये कहना चाह रहे थे कि देयर इज नथिंग अननेचुरल, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग प्रॉब्लमेटिक इन यू। जैसे आप है वैसे ही हम सब लोग हैं। हम सब लोग अलग अलग होते हैं, हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे प्यार करते हैं, हम जैसे चिट्ठी लिखते हैं, हमारा हर लोगों का एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो उसी तरीके से हमारी जेंडर और हमारी सेक्सुअलिटी भी अलग अलग हो सकता है। इस चीज को लेके किसी को भी कोई घुटन में रहने का, किसी को भी बुरा फील करने का, अपने आप के बारे में डिसअपॉइंटेड फील करने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपके साथ रहेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं, और अगर ये सारे कोशिशें लगातार चलती रहे तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी अगली पीढ़ी जब आई मीन whenever he or she is going to be born, ये ही और शी में उसको मुझे बांधना नहीं पड़ेगा। दैट इंडिविजुअल विल बी गिवन दैट लिबर्टी कि वो क्या बनना चाहती है। अगर वो ही बनना चाहता है, शी बनना चाहता है, जी बनना चाहती है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता है, वो लिबर्टी, वो सेक्सुअल लिबर्टी, वो प्यार करने का आज़ादी उनके पास रहेगा।
वही वैसा ही एक समाज के लिए, वैसा एक दुनिया के लिए हम सबकी लड़ाई है, और आई होप हम सब लोग सफल हो। मैम अभी कोविड के टाइम पे लास्ट ईयर से आप लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना हेल्प कर रहे हैं लोगों को, रेड वॉलंटियर्स इतना हेल्प कर रहा है, तो इवन आफ्टर सो मेनी चैलेंजेस व्हाट इंस्पायर्स यू टू हेल्प अदर्स? हम्म, एक तो मैं जो बोल रही थी ना कि बचपन से मैं जब मतलब एसएफआई में आई या फिर उसके पहले मेरे परिवार में मुझे बार बार ये सिखाया जाता था कि यू शुड नॉट बी जस्ट एन इंडिविजुअल। आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचना। अगर आप स्कूल में जा रहे हो और देख रहे हो आपके पास जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसके टिफिन बॉक्स में खाना नहीं है, वो आपका मुसीबत है, मतलब वो आपका प्रॉब्लम है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके क्लास में कोई लड़की या कोई लड़का है जिसका जूता फटा हुआ है, वो जूता फटना बस उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका क्लासमेट है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो दिक्कतें हैं, वो आपकी भी दिक्कत होनी चाहिए। हम सब लोग तभी अच्छा रह सकते हैं जब ये दुनिया सब लोगों के लिए अच्छा। तो बचपन से हमें वो सिखाया गया है, मेरे घर में ये सिखाया गया है। मैं बचपन में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी जिसका नाम है किशोर वाहिनी। ये जो बच्चे हैं, पर्टिकुलरली जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, उनके साथ काम करता था। और मतलब हर दिन शाम को 4 बजे से हमारा जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हमारी क्लास चलती थी। कभी वहाँ पे हम खो खो खेलते थे, कभी कबड्डी खेलते थे, कभी फुटबॉल होता था, क्रिकेट होता था, कभी डांस सिखाया जाता था, कभी रिसाइटेशन सिखाया जाता था, बहुत कम पैसे में। हम चाहते थे कि वो संगठन ने हमको सिखाया है कि कोई ऐसे ही पैदा होके कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हाँ, बहुत सारे लोग ऐसी हालातों में या ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं कि उनके पास टैलेंट रहने के बावजूद भी, इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता, वो लोग शाइन नहीं कर पाते। तो कभी भी आप किसी को ऐसा मत सोचना कि अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं। हो सकता है कि उसका जो जिंदगी का मुश्किल है वो आपसे कहीं ज्यादा हो। तो इन सारी वैल्यूज को लेके मैं बड़ी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूज मेरे साथ अभी भी है और आगे भी रहेगी। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुसीबत में है तो वो मुसीबत मेरा भी है। अगर मैं देख पा रही हूँ कि मेरे घर के सामने, या फिर मैं जानती हूँ, या फिर फेसबुक में मैं देखा कि कोई ऑक्सीजन के कारण मर रहा है, और मैं अगर कुछ नहीं कर पा रही हूँ या फिर अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सही बात नहीं, ये गलत है। तो मुझे लगता है यही वही ऑफ स्टेइंग टुगेदर, ऑफ स्टैंडिंग बाय पीपल। वो जो एक्सटेंडेड फैमिली का बात जो मैं कह रही थी कि मैं बस इंडिविजुअल नहीं हूँ, ये परिवार पूरा समाज है। इस समाज के रहने वाले हर लोग कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड है। मुझे लगता है इट इज दैट वैल्यू व्हिच इंस्पायर अस टू वर्क फॉर पीपल नो मैटर व्हाट। मैम बीइंग अ सोशल वर्कर, कभी ना कभी आपने किसी ना कोई बहुत डिस्ट्रेस में होगा, कोई स्टोरी होगी ऐसी जो नो कोई फैमिली बहुत डिस्ट्रेस में हो या कोई पर्सन डिस्ट्रेस में होगा, आपने उसे हेल्प किया, तो ऐसी कोई स्टोरी अगर आपको याद रह गई तो अगर वो आप शेयर करना चाहें हम लोग के साथ। एक स्टोरी ऐसा हुआ था पिछले बार लॉकडाउन के टाइम। जो मेन प्रॉब्लम हम सब लोग फेस कर रहे थे वो ये था कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स है, दे वर स्टक इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमने एक हेल्पलाइन चालू किया था पिछले साल ही, तो उसमें हमको रोज दिन में एटलीस्ट 150 कॉल आते थे कि हम मुंबई में फंसे हैं, या फिर हम केरल में फंसे हैं, या फिर हम हैदराबाद में फंसे हैं, चेन्नई में फंसे हैं, और हमारे पास खाने का कुछ नहीं है, हमारे पास पानी खत्म हो गया है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे पास रोज रिपोर्ट होते थे। तो मुझे याद है एक इंसिडेंट था तमिलनाडु का। तो वहाँ पे बर्धमान से कुछ गए हुए माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो वहाँ पे फंस गए थे और उनके पास कुछ भी खाने का नहीं था। और उस टाइम लॉकडाउन हो चुका था, चेन्नई में भी लॉकडाउन हो गया था। तो जिन लोगों को हम अपने कॉमरेड्स को, चेन्नई के जिन लोगों को कनेक्ट किए थे, वो लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जो पहला दिन था उस दिन उन लोगों को पूरा भूखा रहना पड़ा। मैं फिर से हमारे तमिलनाडु का कॉमरेड्स को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो यहाँ पे लॉकडाउन है, हम घर से ही निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दैट टाइम इवन द लॉकडाउन्स वर हैपनिंग वेरी स्ट्रिक्टली। पर समहाउ दिस पीपल मैनेज्ड। उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात किया और मतलब अपना जान जान हाथ में लेके, उनको पता था कि कुछ एक्शन हो सकता है, पुलिस की मार पड़ सकती है, वो लोग जेल में जा सकते हैं, पर फिर भी वो लोग कुछ खाना, कुछ ड्राई फूड और उसके साथ पानी, ये सब कैसे कैसे करके छुपा छुपा के वो जो फैमिली है उस फैमिली के पास पहुंचा दिया। और वो फैमिली फोन करके रो पड़ा, जो जिनके साथ हमारी बात हुआ था कि हम पिछले दिनों से हमने बस पानी पिया है,
कुछ खाना हमने पिछले 1.5 दिनों से कुछ खाया नहीं। अभी इतनी मुसीबत के बाद ये आप लोग एकदम फरिश्ते की तरह हमारे पास आए। हमारा 2 साल का बच्चा है, वो भी पिछले 1 दिन से कुछ खाया नहीं था। अभी 1 दिन के बाद पहली बार हम एक मतलब खाने का निवाला ले रहे हैं और उसका कारण आप लोग हैं। तो वो जब रो रहे थे तब एक देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कि हम सब लोग समाज से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हम जो भी है एज एन इंडिविजुअल, दैट सोसाइटी एट लार्ज हैज इट्स ओन कंट्रीब्यूशन। तो कभी कभी ऐसा लगता है जब हम ऐसे मुसीबतों में लोगों को मदद कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वी आर पेइंग बैक। जो जो जिनके कारण ये देश बना है, जिनके कारण ये समाज बना है, अगर हम उनके साथ उनकी मुसीबतों के दिन में खड़ा हो सकते हैं तो मुझे लगता है उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन और किसी चीज में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, दिस इज वन ऑफ देम। मैम कोई कुछ कमेंट्स आया है, वो लोग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, वो हम आपसे आपको बताते हैं क्या क्या कमेंट्स है। ओके। देयर इज वन कमेंट फ्रॉम आकाश हजना। जो स्टूडेंट स्टडी में अच्छे होते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये बात जो गलत है ये आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी मैम? अगेन कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जो स्टूडेंट स्टडी में अच्छे होते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये जो बात गलत है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी? ये बात कैसे गलत है? हाँ, मुझे लगता है इस बात को ना एक थोड़ा सा ये कॉन्स्ट्रक्टेड है। जैसे बचपन से हमको ऐसा सिखाया जाता है कि जैसे अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो और अगर आप पॉलिटिक्स करोगे तो आपका पढ़ाई खराब हो जाएगा, या फिर पॉलिटिक्स वही लोग करते हैं जिनका जिंदगी में और कुछ करने का है नहीं, बस वही लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। पर अगर आप इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे और दुनिया का कहीं का हिस्ट्री आप मतलब छोड़ दीजिए, भारत के अंदर जो आजादी का लड़ाई हुआ, उनमें जो लोग नेतृत्व दिए, उन लोग वहां पे जो लोग राजनीति किए वो लोग कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, who is a icon of not only Bengal but the whole country. He was a brilliant student. उसने इतना अच्छा रिजल्ट किया, वो मतलब बहुत कंफर्टेबली ही कुड हैव टेकन अप अ गवर्नमेंट जॉब एंड सेटल डाउन। पर उनको ऐसा लगा कि ये जो उन्होंने सीखा है, ये जो उनका मेधा है, ये जो उनका इंटेलेक्ट है, ये सिर्फ नौकरी करने के लिए बना नहीं है, ये समाज बदलने के लिए भी बना है। तो वो हमारा इंस्पिरेशन है। जवाहरलाल नेहरू, कॉमरेड मुजफ्फर अहमद, अब जितने भी लोगों का हम नाम बोले, या फिर पश्चिम बंगाल का जितने भी मुख्यमंत्री रहे इसके पहले, ज्योति बाबू, बुद्धदेव भट्टाचार्य, all these people were really great students. सीताराम येचुरी, who was the former general secretary of SFI, वो क्लास 12 में पूरी देश के अंदर ही was a top rank, मतलब he ranked first। तो ये सारे लोग ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, ये लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और इनको ऐसा लगा कि हमने जो सीखा है, हमने जो जाना है, हमको अभी समाज को सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करना है। तो इसलिए वो लोग राजनीति में आए। और हमें भी ऐसा लगता है कि अगर जो लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस है, वो लोग जिनके पास पढ़ने लिखने का सुविधा जिनको मिला है, अगर वो लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो कौन पॉलिटिक्स में आएगा? जो लोग पॉलिटिक्स को पैसा कमाने का जरिया समझते हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम पॉलिटिक्स करेंगे, बाहुबली बनेंगे और लोगों के ऊपर दमन करेंगे, अगर अच्छे लोग अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए तो राजनीति इन बुरे लोगों का होगा। जो लोग राजनीति का ऐसा व्यवहार करेंगे जो आम लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो कहूंगी कि जितना भी ज्यादा लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने आप को मेरिटोरियस समझते हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो राजनीति पे आए और इस राजनीति को सुधारे। राजनीति के अंदर जो गलत है उन गलत को ठीक करके सही राजनीति बनाए। और इसीलिए मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम राजनीति भी कर रहे हैं। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ, मैं PhD स्कॉलर, और मुझे लगता है कि मैंने क्लास में अपने टीचरों से जितना सीखा है उससे कहीं ज्यादा मैंने लोगों से सीखा है। जो चीज हम किताबों में पढ़ते हैं, अब जब फील्ड में जाते हैं, अब जब पॉलिटिक्स में जाते हैं, आप समझते हैं कि उनकी क्या रिलेशन है, कैसे वो कनेक्टेड है, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। तो अगर आप फील्ड में नहीं जाते, अगर आप लोगों के साथ जुड़े नहीं है, तो आप जो पढ़ भी रहे हैं उस पढ़ने का सही मूल्यांकन नहीं होता है। तो हमें ऐसा लगता है, जो हम कहते हैं कि स्टडी एंड स्ट्रगल, आप पढ़ाई भी कीजिए और उसके साथ साथ आप लड़ाई भी कीजिए, ताकि आपकी लड़ाई के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई करने का जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। तो मुझे लगता है कि हाँ, पढ़ाई और लड़ाई दोनों एक साथ बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताली दास का। मैम आपकी बचपन का कुछ मेमोरी अगर आप शेयर करते तो बहुत अच्छा लगता। कोई बचपन का मेमोरी शेयर। बचपन का मतलब कैसा मेमोरी?
कुछ भी जो आपको इंस्पायरिंग लगा हो या फिर कुछ आपके साथ हुआ जो आपको थोड़ा क्लियर किया आपका हम्म, माइंड को कि आपको पॉलिटिक्स में आना है या हम्म, आपको लोगों का भला करना है। हम्म, हम्म। मतलब इट्स अ फनी स्टोरी, इट्स नॉट माय मेमोरी एग्जैक्टली, पर मुझे मैम, लगता है मैम का नेट का प्रॉब्लम हो गया इसलिए मैम डिस्कनेक्ट हो गई है। जब तक आप और क्वेश्चन पूछिए मैम ज्वाइन करेगी। आप अगर आप कमेंट्स करेंगे और आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उनका उन्होंने कैसे ये अचीव किया है जहाँ तक वो पहुँची हैं। आपको उनके बारे में जानने को मिलेगा। और तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, कमेंट से पूछिए जो भी आपको पूछना चाहता है वो यहाँ पे है, वो जवाब देंगी आपको। जब तक मैम आती है आई एम रियली सॉरी, आई थिंक द माय इंटरनेट इज नॉट स्टेबल, बीच में आई वाज लॉक्ड आउट। कोई बात नहीं हाँ, मैम। आप अपने एक्सपीरियंस हाँ। शेयर करी थी स्टोरी। या आई वाज शेयरिंग अ स्टोरी, द स्टोरी इज के मैं बचपन से, मतलब अभी भी आई एम साइनोफोबिक, मुझे कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है, आई गेट वेरी स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। तो तो ऐसे ही जब कहीं, मतलब कहीं पे भी मैं जाती थी, किसी के घर में भी जाती थी, देयर इज अ पेट, आई यूज्ड टू गेट वेरी स्केयर्ड, और जिनके भी घर में देयर वाज अ पेट डॉग, मैं नहीं जाती थी। और सड़क में भी अगर कहीं पे ऐसा कोई दिख जाए तो आई यूज्ड टू क्रिएट अ सीन। तो मुझे याद है मम्मी हमेशा ऐसे कहती थी, मैं मम्मी से पूछती थी कि मम्मी अभी तो अब जैसे आप हो, तो आपने हमें बचा लिया, अगर मैं कहीं पे अकेली जा रही हूँ और कहीं पे अगर ऐसा मुझ पे कोई अटैक कर दिया, इफ देयर इज अ डॉग, व्हाट विल आई डू? तो मम्मी हमेशा कहती थी कि ऐसा कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं होंगे, सड़क पे कोई भी होगा, आप उनसे मदद मांगना, वो आपको मदद करेंगे। तो मैं जिनके घर में पढ़ने जाती थी, ट्यूशन में जाती थी, तो एक दिन उन्होंने कहा कि चलो अभी लेट हो गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा अरे तुम तो कुत्तों से तुम्हें डर लगता है ना, इफ देयर इज अ डॉग एंड इफ दे बाइट यू व्हाट विल यू डू? তো আই রিপ্লাইড इन बांग्ला कि আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমাকে জনতা দেখবে, আমাকে মানুষ দেখবে, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जनता मुझे देखेगी, लोग जो है वो लोग मुझे देखेंगे, क्योंकि मम्मी ने सिखाया है कि यू आर नेवर अलोन, अगर आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग हमारे आपके साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ मी। तो इसलिए क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग मुझे मदद करेंगे, मैं ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं भी लोगों की मदद में लग सकती हूँ, और अगर कहीं पे भी मुझे ऐसा लगे कि मेरी मदद से किसी का भी अच्छा हो सकता है तो हम वो करते हैं। इसके पहले भी मैं जब यूनिवर्सिटी में थी, हमारा एडमिशन असिस्टेंस होता था, जिस एडमिशन असिस्टेंस में जो लोग बाहर से आते थे बच्चे, उनको एडमिशन में हम मदद करते थे। और उस टाइम हॉस्टल का एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता, मतलब पीपल यूज्ड टू डोंट गेट हॉस्टल इन द वेरी फर्स्ट डे दे आर टेकिंग एडमिशन। तो बहुत सारे टाइम लोगों को मैनेज करना पड़ता था। आई रिमेंबर देयर वाज वन ईयर जहाँ पे मेरे कमरे में एटलीस्ट 5 लोग, 5 नए बच्चियां रहती थी, और मैं अपनी दोस्तों के पास रहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अभी एकदम फर्स्ट ईयर में बच्चे आए हैं, अभी अपनी मम्मी पापा को छोड़ के इतना दूर एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आके रह रहे हैं,
तो इनको कंफर्टेबल रखना, इनका अच्छा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट ईयर में इस यूनिवर्सिटी में आई थी, मैं भी ऐसे ही किसी सीनियर, मुझे भी ऐसे किसी सीनियर ने अपने पास रखा था। तो मुझे लगता है ये जो मदद करने का या फिर ये जो कोऑपरेट करने का तरीका है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं, और ये ट्रेडिशन बन गया। जिन लोगों को मैंने अपने रूम पे रखा था, नेक्स्ट टाइम जब दूसरे बैच आए, दूसरे फर्स्ट ईयर्स आए, तो वो लोग भी एक एक लोगों को अपने अपने पास रखा। तो या दिस इज अ स्टोरी व्हिच आई थिंक समहाउ कनेक्ट्स मेनी डॉट्स। दैट वाज अ वेरी स्वीट स्टोरी। मैम एक और क्वेश्चन है, जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं कि वो लोग पॉलिटिक्स में कैसे जा सके, वो क्या करे कि वो पॉलिटिक्स में जाए? मुझे लगता है पॉलिटिक्स में मतलब किसी को अगर फुल टाइम पॉलिटिक्स करना है तो उसका दो चीज़ है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि क्या किस तरीके का पॉलिटिक्स आप करोगे, क्योंकि देयर आर मेनी आइडियोलॉजी। मुझे लगता है कि राजनीति इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप समाज के अंदर जो दिक्कतें हैं उनको ठीक करना चाहते हो, समाज को बदलना चाहते हो। अब समाज कैसे बदलेगा उसका बहुत सारे अलग अलग थियरी है, बहुत सारे अलग अलग सोच है। मैं वामपंथी विचारधारा में विश्वास करती हूँ, तो हमारा एक थ्योरी है, एक फ्रेमवर्क है। हमें ऐसा लगता है कि ये 1 2 3 4 स्टेप है और इसके बाद हम एक ऐसा समाज देखना चाहते हैं, ऐसा बदलाव हम देखना चाहते हैं। आपको तय करना पड़ेगा कि कैसा बदलाव आप देखना चाहते हैं, इस समाज के अंदर क्या क्या ऐसा दिक्कतें हैं जिनको आप सुधारना चाहते हैं, और वो सुधारने के लिए कौन सा थ्योरी अवेलेबल है। आपकी पहले जिन लोगों ने काम किया है उनका क्या अनुभव रहा है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या दिक्कत उन्हें फेस करना पड़ा, ताकि हम उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो लिखी हुई बातें हैं, उनसे सीख पाए और समझ पाए कि हमें राजनीति में जाने के लिए या उस राजनीति में जाने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या जानना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। अगर हम ये जान पाएंगे तभी हम राजनीति के बारे में भी ठीक तरीके से समझ पाएंगे। और दूसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज राजनीति के लिए होना चाहिए, वो मुझे लगता है सेल्फलेसनेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप राजनीति में जाएंगे, आप नेता बनेंगे, आप एमएलए एमपी बनेंगे, आपका बड़ा बड़ा कटआउट लगेगा, जैसे हम वो मिर्जापुर में देखते थे मुन्ना भैया जैसे, अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे लोग वो भी बन सकते हैं, आई एम नॉट डिस्कार्डिंग एनीथिंग, पर मैं कहूंगी कि अगर आप सही राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो, उसका जो बुनियाद है वो बुनियाद सेल्फलेसनेस से आना चाहिए। वो बुनियाद ये होना चाहिए कि अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ खड़े हैं, तो आप ये सोचते हुए नहीं खड़े रह रहे हैं कि अच्छा ये आदमी आगे चल के हमें वोट करेगा, या फिर ये आदमी आगे चल के हमारे नीचे रहेगा, या फिर कुछ भी हो जाए, मैंने इसको आज मदद किया तो ये जिंदगी भर मेरा आभारी रहेगा। ये इस आइडिया से आपको बाहर आना पड़ेगा। अब जब राजनीति में आएंगे आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन लोगों के लिए, समाज के लिए काम करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर वो राजनीति नहीं होगा, वो सौदा हो जाएगा, वो व्यापार हो जाएगा। इट्स अ गिव एंड टेक। मुझे लगता है पॉलिटिक्स इज बियॉन्ड दैट, पॉलिटिक्स इज लार्जर देन दैट। तो अगर ये दो चीज लोगों को पता है कि हमारी राजनीति क्या है, हमारी राजनीति का बुनियाद क्या है, थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, नीतियाँ क्या है, और अगर उनको पता है कि इन सारी नीतियों को वास्तव में प्रयोग करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप में, हमारी अंदर हमारी जो ताकतें हैं वो ताकतें हमारे पास है, जो धैर्य होना चाहिए वो सारी चीजें हमारे पास है, अगर ये दो चीज आप ठीक कर लेंगे तो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी उम्र का, किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी सोशल लोकेशन का हो, वो राजनीति में आ सकता है। मैम बीइंग अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, आप जानते हैं अभी स्कूल्स बंद है और पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, बट लोगों को मोटिवेशन नहीं आ रहा है बच्चों को कि वो पढ़ें। हम भी क्लास 12 में है, वो मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है कि पढ़ाई करें। और हम लोग को तो ढेर सारे एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है अभी कि कब होगा एग्जाम। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि हमें इंस्पिरेशन मिले कि हम भी पढ़ें? हम्म। नहीं, ये तो मतलब इट्स अ रियल स्ट्रगल, इसमें जैसे कोई दो राह नहीं है। पर्टिकुलरली जो स्कूल टू कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन है, उनका तो मतलब जिंदगी में एक अजीब सा एमलेसनेस हो गया है कि कुछ भी चीज का कोई श्योरिटी नहीं है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्लासेस नहीं चल रही है। और मतलब मुझे तो कभी बहुत ज्यादा बुरा लगता है जो लोग कॉलेज की फर्स्ट ईयर में पिछले साल मतलब एडमिट हुए थे, उनका कॉलेज का ऑलमोस्ट 70% खत्म हो गया है, एंड दे रियली डिडंट गेट अ चांस टू एंजॉय व्हाट कॉलेज इज। और स्कूल में भी वही बात है, मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट मेमोरी ऑफ योर स्कूल, आई विल बी सेइंग दिस इज द लास्ट 2 years, क्लास 11 और 12। क्योंकि एक तो तब आप थोड़ा सा बच्चे नहीं हो, अब थोड़ा बड़े हो गए हो, थोड़ा सा लिबर्टी आपको मिल रहा है,
बट एट द सेम टाइम यू आर इन स्कूल, तो वो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब व्हेन आई एम सेइंग आई एम गेटिंग नॉस्टैल्जिक बाय माय सेल्फ। तो इट्स अ सैड सिचुएशन ऑल टुगेदर कि जिस तरीके से पैंडेमिक से आप सब लोगों को गुजरना पा रहा है, इट्स वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग। बट बस यही कहूंगी कि हम सब लोग तो बोलते हैं ना कि उम्मीद पे तो दुनिया दुनिया टिकी हुई है। हम सब लोग ये होप करते हैं हर दिन हम जब पहन के बाहर वन डे अ डे वेरी सून जहाँ पे हम लोग को मास्क ना पहनना पड़े। उसको हमें बचा के रखना है कि हो सकता है थिंग्स आर रियली बैड नाउ बट इट वोंट बी लाइक दिस फॉर एवर। हमने देखा पिछले साल भी जब लॉकडाउन हुआ, पेंडेमिक, पहले की जैसा लाइव लीड कर पा रहे थे, हम रेस्टोरेंट जा पा रहे थे, मॉल जा पा रहे थे, घूम फिर पा रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था। और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, वो बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं ताकि चीजें ठीक हो जाए। हमें बस उम्मीद रखना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। आप लोगों का एग्जाम होगा, क्लास 12 का एग्जाम के बाद आप लोग कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज ऑनलाइन नहीं होगा, कॉलेज ऑफलाइन होगा। आप नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से दोस्ती करेंगे और जिस जिंदगी का सपना देखते हैं उस जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। तो वही बस अपने आप को यू हैव टू रीअश्योर योरसेल्फ दैट दिस इज जस्ट अ पासिंग फेज, दिस टू शैल पास। ये भी चला जाएगा। और पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लास 12 का एग्जाम इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इन योर लाइफ। 10th में आपको क्या मार्क्स मिला है कोई नहीं पूछेगा। ग्रेजुएशन का मार्क्स, आई एम सेइंग इट वेरी फ्रैंकली, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इम्पोर्टेंट। मास्टर्स और उसके बाद तो मार्क्स का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, लेकिन क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दैट डिटरमाइंस आप आगे क्या करेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर। तो कुछ भी हो जाए, थिंग्स आर वेरी डिप्रेसिंग, डिसअपॉइंटिंग, बट देयर इज होप। पीपल आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मेक थिंग्स बेटर। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और बहुत जल्द हम सब लोग ऑफलाइन मिलेंगे, ये उम्मीद, ये आशा है हमारी। मैम अभी आपने अपने एक रिसेंट इंटरव्यूज में बताया था, आपने स्टैंड लिया था हम्म, अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज ऑफ वुमेन। हम्म, तो हाउ अभी भी इंडियन सोसाइटी में तो मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी हम लोग की, तो फिर उसमें हम्म, अभी भी जो खास करके जो हस्बैंड्स है वो सोचते हैं कि इट्स वेरी ओके वो अपने वाइफ को डोमिनेट कर सके, वो अपने वाइफ को हाथ उठा सके उन पे। तो आपको क्या लगता राइट, है कि उनकी मेंटालिटी कैसे चेंज हो सकती है? एंड जो वुमेन है वो उन्हें लगता है कि ठीक है वो मार तो मार दिया, वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती ज्यादा से ज्यादा ट्रू। वुमेन, तो वो उनको आप क्या बोलते वो क्यों कैसे वो अपने आप को ओ करती है स्टैंड करना, तो वो आप उनको कैसे समझाएं कि वो स्टैंड ले? मुझे लगता है इट्स अ टू, हाँ, टू साइडेड प्रोसेस। एक तो क्या होता है ना, ऐसा है, मुझ मैं ये ना नहीं मानती हूँ कि ना कोई भी बच्चा या बच्ची वो जब पैदा होता है वो इस तरीके की सोच या फिर ये इस तरीके की पेट्रियार्की लेके वो पैदा होता है। वो तो नॉर्मल पैदा होता है। ये सब जो चीजें हैं ना कि मेल आर सुपीरियर एंड वुमेन नीड्स टू बी इंफीरियर, ये सब वो सीखता है, समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है। लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बी वायलेंट, यू हैव टू बी माचो। अगर आप स्कूल में जाके मारपीट नहीं करते हो देन यू आर नॉट मैन इनफ। अगर आप ये बात बात पे नहीं कहते हो कि मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, तो यू आर नॉट बीइंग ब्रेव इनफ, यू आर नॉट बीइंग माचो इनफ। हम अपने बच्चों को कहते हैं, लड़कों को कहते हैं स्टॉप क्राइंग लाइक अ गर्ल। तू लड़का है, तुम कैसे रो रहे हो, क्यों? बॉयज के नॉट गेट हर्ट, बॉयज डू नॉट हैव द राइट टू शो देयर इमोशन। तो बचपन से ही ना हम इंसान को, पर्टिकुलरली लड़कों को, एक बहुत टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सिखाते हैं कि मैस्कुलिन होना मतलब जिसको दुख नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। मैस्कुलिन होना मतलब जो लोगों से छीनना जानता है। मैस्कुलिन होना मतलब जो लड़कियों का हाँ या ना का मर्यादा नहीं करता। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अरे वो लड़की आपसे अगर प्यार नहीं करती तो कैसे वो आपका हो जाएगा? ये सारी चीज वो टीवी में देखता है, न्यूज़पेपर में पढ़ता है, परिवार में देखता है और ये वो उसके अंदर इसको मतलब इसको वो बढ़ाता है, पालता है एंड ही बिकेम्स समवन हु ही शुड नॉट बिकम। उसी तरीके से लड़कियों को भी हम बोलते हैं कि सर्टेन वे, ढंग के कपड़ा पहना करो, तुम लड़की हो, तुम बाहर मत जाया करो। तो लड़की को भी लगता है कि शायद यही मतलब दिस इज द राइट वे टू बी अ वुमन।
मे बी द वुमन नीड्स टू बी सबमिसिव। तो मुझे लगता है ये टू वे प्रोसेस है। अगर हम अपने घरों में, अगर हम अपने परिवारों में जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे लोगों को ही सिखाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आइडियल मैन है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आइडियल वुमन है, मेन एंड वुमन आर इक्वल। लड़के भी रो सकते हैं, लड़कियां भी गाड़ी चला सकते हैं, लड़के भी कपड़ा धुल सकते हैं, खाना बना सकते हैं, लड़कियां भी ऑफिस जा सकते हैं। दिस ऑल आर वर्क। उसके अंदर कोई जेंडर रोल नहीं है। बच्चा पालना सिर्फ लड़कियों का जिम्मेदारी नहीं है, पापा का भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का देखभाल करे, क्योंकि वो बच्चा उनका भी है। तो अगर हम ये बात बचपन से या फिर बहुत कम उम्र से लोगों के बीच ला पाए, और उसमें लगता है हम सब लोगों की कंट्रीब्यूशन चाहिए। हम जब अपने दोस्तों में बात करते हैं, हम अपने ग्रुप में अगर देखते हैं कि somebody is being bullied because she is a woman, और somebody is bullied because though he is a man but he is not man enough, उसका बात करने का तरीका, उसका बैठने का तरीका कि उसको टॉन्ट किया जाता है, we should protest, we should resist। ऐसा लगे we have to make things के ये normalize नहीं है, ये करना अच्छी बात नहीं है, ये करने में किसी को छक्का बुलाने में, हिजड़ा बुलाने में किसी भी तरीके का कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप को छोटा कर रहे हो, आप अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, सबका, उनका जो मान सम्मान है उनको आप नीचा दिखा रहे हो। आप ये मत करो, ये ठीक नहीं है। जितना ज्यादा हम ये बोलने लगेंगे, लोग रियलाइज करेंगे कि ये सही नहीं है, और धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलेगा। अभी हम देखते हैं कि इवन बॉलीवुड में थप्पड़ जैसा मूवीज आता है। हैव यू सीन द मूवी? यस मैम। उसमें कि बस एक थप्पड़ ही तो मारा था, एंड दैट गर्ल, आई मीन तापसी पन्नू, देयर शी रिस्पॉन्ड कि हाँ उसे नहीं मारना चाहिए था। दैट इवन इफ अ स्लैप इज नॉट ओके, क्यों? आप और हम दोनों इक्वल लोग हैं, हम एक साथ रहते हैं, शादी किया है, इसके मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हमें मार सकते हो। तो ये बॉलीवुड के अंदर भी चेंजेस हो रहा है, हमारे परिवारों के अंदर भी चेंजेस हो रहा है, पर और भी ज्यादा करना पड़ेगा, और भी ज्यादा होना पड़ेगा, और उसके लिए हम सब लोगों की भागीदारी इम्पोर्टेंट है। मैम, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन पॉलिटिक्स? व्हाट इंस्पायर्ड मी टू जॉइन पॉलिटिक्स? Initially, I was not into politics at all. I never had an idea while I was, very young. I was in school कि मुझे politics करना है। मुझे ऐसा लगा था कि दादा पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसके साथ थोड़ा डांस करेंगे, I'll do theater और ये सब कुछ। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं politician बन पाऊंगी, क्योंकि politician बहुत टायरिंग काम होता है। मैंने अपने दादाजी को देखा है, वो विधायक थे 15 सालों का। एकदम सोने खाने का वक्त नहीं मिलता था, सुबह निकल जाते थे, रात को आते थे, हमेशा लोग, हमेशा काम, पूरा घर जैसे पॉलिटिक्स के अंदर ही थे। तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ एंटरिंग पॉलिटिक्स की। बाप रे, इतना काम करना पड़ेगा, एकदम अपना खुशी, अपनी जिंदगी तो कुछ रहेगा ही नहीं, मेरे को नहीं करना है। पर मैं जब कॉलेज गया तब मुझे पॉलिटिक्स का कुछ दूसरा डायमेंशन भी समझ में आया। मुझे ऐसा लगा कि लोग बस शौक से पॉलिटिक्स नहीं करते, कहीं कहीं पे राजनीति करना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी सर्वाइवल के साथ जुड़ी हुई है। मैंने देखा कि कॉलेज में जब मैं एसएफआई के साथ जुड़ी, तो एसएफआई जिन चीज़ों को लेके, जिन मुद्दों को लेके प्रोटेस्ट करता था, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि हम फी को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पिछड़े परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं। अगर फी बढ़ जाएगा तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये बात तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर फी डबल हो गया, अगर फी ट्रिपल हो गया, तो मेरे पापा भी तो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो क्या मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा? मैं पढ़ाई कर नहीं पाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, उससे बेहतर तो ये है कि मैं प्रोटेस्ट में जाऊँ, उससे बेहतर तो ये है मैं अपने लोगों को, अपने दोस्तों को समझाऊं कि देख, हम सब लोगों को उस जुलूस में जाना है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो हमारा फी बढ़ जाएगा और फिर हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। तो मेरा राजनीति में आने का जो मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा इट्स अ रिस्पॉन्स टू माई लिव्ड एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगा कि मुझ जैसे बहुत सारी दीक्षिता, अगर उन सब लोगों को ये अधिकार देना है कि वो भी पीएचडी कर पाए, अगर मैं ये विश्वास करती हूँ कि इस दुनिया के अंदर हर दीक्षिता का इतना हक है कि वो पीएचडी करने का सपना देख पाए, तो हमें राजनीति करना पड़ेगा। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक बच्चा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जैसा भी पढ़ाई लिखाई वो करना चाहता है, वो पढ़ाई करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी उनको मिले। तो आई थिंक इट इज दिस विच हैज इंस्पायर्ड मी और मोटिवेटेड मी टू बी इन पॉलिटिक्स और टेक अप पॉलिटिक्स इन मोर सीरियस वे। हम कुछ और कमेंट्स है जो हम रीड करना चाहेंगे आपके सामने। सयंदी बाग का है, दीदी आप कैसे पॉलिटिक्स में आए, जब आप फर्स्ट पॉलिटिशियन ज्वाइन करे?
सेम क्वेश्चन हो गए तो हम आप आंसर कर ही चुके हैं कि हाउ डिड यू जॉइन पॉलिटिक्स। I'm already answered. हाँ, मीनाक्षी दत्ता। मैम हमने सुना है कि आप बहुत ही यंग थी तब आपने अपना पहला स्पीच दिया था, इज दैट ट्रू? बाय द वे यू आर माय आइडल मैम। या एक्चुअली जैसे मैं बचपन से ही थोड़ा मतलब मैं बहुत जल्दी बात करना सीखी हूँ। इन जनरल बच्चे जब बात करना सीखते हैं उससे ज्यादा मतलब उससे पहले मैंने बात करना सीखी भी बहुत बचपन से। वो भी बहुत अच्छा बात करते हैं। मेरी मम्मी भी पॉलिटिक्स में है, वो भी बहुत अच्छा बात करते हैं। तो मैंने बहुत बचपन से भाषण देखा है, लोगों को भाषण देते हुए देखा है। एंड सिंस आई वाज अ सिंगल चाइल्ड, तो मम्मी जहाँ पे भी मीटिंग में जाती थी, चाहे वो खुद भाषण दे रही हो या फिर वो ऑडियंस में जाके बैठती हो, तो शी यूज्ड टू टेक मी अलोंग। तो आई हैव बीन टू ऑल दिस मीटिंग्स जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते थे, भाषण देते थे। तो मुझे अच्छा लगता था माइक के सामने जाना, माइक पकड़ के बात करना। तो मैं जब स्कूल में थी तब मुझको बोला गया और बच्चे कोई राजी नहीं हो रहे थे बात करने के लिए, तो आई वाज पुश्ड के जाओ जाओ तुम बोलो। तो मुझे लगा कि मैंने देखा ही है लोग कैसे भाषण देते हैं, तो मैं भी माइक पकड़ के एकदम पूरा स्टाइल से, जैसे मम्मी बात करती थी उसी तरीके से एकदम मैंने स्टाइल से भाषण दिया। तो लोग बहुत चौंक गए कि अरे इतनी छोटी सी बच्ची है पर देखो कितनी बड़े लोगों की जैसा वो बात कर रही है। तो वो सिलसिला चलता रहा। फिर स्कूल में डिबेट कंपटीशन हो, एक्सटेम्पो हो, रिसाइटेशन हो, इन सारी चीज़ों में आई यूज्ड टू टेक पार्ट। आई यूज्ड टू गेट प्राइज एंड ऑल। तो फिर वो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता गया। इसके मतलब मैं ठीक ठाक बोलती हूँ, लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्राइज मुझे मिल रहा है। तो आई थिंक वही कॉन्फिडेंस है जो अभी भी कहीं ना कहीं मैं आई डोंट शाई अवे पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि बहुत बचपन से वो पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग मेरा हो चुका है। मैम एक और रिक्वेस्ट है, नयन देव। मैम वी हैव हर्ड यू कैन सिंग वेरी वेल, इफ यू कुड सिंग 4 lines of your favorite song please। Uh, okay, I knew this will come, but okay. Hmm. तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हजारों दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हजारों दिन। कभी तो होगी इस चमन भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। थैंक यू। मैम दैट वाज इनक्रेडिबल। मेरे को लगता है आपको डांस का भी शौक है। डांस बट करने आई तो नहीं कैनॉट डू बोलेंगे नाउ। हम आपको, बट वो समझ आया आपको डांस का भी शौक है। एक और क्वेश्चन है रश्मि शाह का। मैम nowadays kids are so confused on what to do in life. How did you figure out your profession? Inspire some other students to be more serious, especially when in this pandemic situation, concentration towards study is very less. This is a question on motivation of study. I didn't get the full question. हाँ, आई वुड से कि बस पढ़ाई इसलिए मत करो क्योंकि एग्जाम है और इस एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना है। पढ़ाई इसलिए भी करो क्योंकि आपको जानना है, समझना है। बहुत सारे टाइम हमको ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी जल्दी लिख के ज्यादा ज्यादा नंबर पाना है। पर मैं जब अब सोचती हूँ कि वो जो चीज मैंने स्कूल में पढ़ा था, जो चीज मैं अपनी प्राइमरी में पढ़ा था, उनमें से ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो अभी भी ऐसा लगता है कि वो मतलब वो इम्पोर्टेंट है। मेरी 27 साल की जिंदगी में मेरा क्लास 2 में पढ़ा हुआ जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट लगता है। तो आप यू नेवर नो कि जो आप पढ़ रहे हो कब कैसे किस काम पे आ जाए। तो बस इसलिए मत पढ़ो क्योंकि एग्जामिनेशन है। इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ कुछ चीज आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कुछ दूसरा चीज पढ़ो। कुछ भी चीज जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो नोवेल हो, चाहे वो साइंस फिक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो पढ़ के आपको ऐसा लगेगा दैट या यू आर इंटरेस्टेड इनटू इट। मुझे लगता है देयर आर टू मेनी ऑप्शंस, सिंस देयर आर नॉट दैट मच प्रेशर ऑफ स्टडीज, दिस इज द बेस्ट टाइम। एक्सप्लोर इट एज मच एज पॉसिबल। जितना जो भी पढ़ने का था पर पहले पढ़
तो डू स्टडी, क्योंकि आपको जानना है इसलिए पढ़ो, क्योंकि आपको पढ़ने की जरूरत है इसलिए मत पढ़ो। बस अगर आप ये सोचते हुए पढ़ोगे कि हमको नंबर पाना है इसलिए पढ़ना है, तो नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ोगे भी तो वो जहन में नहीं उतरेगा, याद नहीं रहेगा। तो ऐसे करके पढ़ो कि आपको जानना है, जो जिससे आपको आपके मन को अच्छा लगे। Ma'am, what message would you give to others, to inspire them to come forward and help people, जैसे आप हेल्प करती है सबको इतना? एक तो इफ यू हैव हर्ड मी अभी तक, तो you'd गेट द नुआंस के मैं क्यों लोगों को हेल्प करती। मैम फिर डिस्कनेक्ट हो गई है, मैम का नेट इश्यूज बहुत हो रहे हैं, बट वी विल कनेक्ट हर एज सून एज पॉसिबल। ऐसी और क्वेश्चंस आप हमें भेजिए जो मैम से हम पूछ सकते, ताकि ये और इंगेजिंग हो पाए हम लोग का लाइव सेशन। मैम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, वो गाना गाना गाती है, डांस करती हैं, वो इतनी अच्छी पब्लिक स्पीकर है, शी इज़ रियली एन इंस्पिरेशन टू मी। आई एम सॉरी अगेन, समथिंग हैज हैपेंड एंड आई वाज लॉक्ड आउट। हाँ, तो ये कह रही थी कि देर आर आई मीन, जिस कारण से मैंने लोगों को मदद किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप मदद करेंगे तो लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए इतना ज्यादा चीजें इनसिक्योर हो गया, इतना अनसर्टेन हो गया है। यू लुक एट दिस पैंडेमिक, मतलब जिस तरीके से हमने वो तस्वीरें देखी कि लोग विदाउट ऑक्सीजन मर रहे थे, लोग विदाउट खाना मर रहे थे पूरे साल। और इस टाइम बहुत सारे लोग इसलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग, मतलब मोर देन 1 लाख वॉलंटियर्स आर वर्किंग। और ये सिर्फ मैं रेड वॉलंटियर की बात कर रहा हूँ, हमारे अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एनजीओज है, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स है जो काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग इसलिए नहीं काम कर रहे हैं कि उनका कुछ मोटिव है, वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर अभी हम काम करेंगे तो जब हमारी जरूरत होगा तब हमारे साथ भी लोग खड़े होंगे। हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि देयर वाज वन फैमिली दैट वी हेल्प। तो उनका पापा को हमने नर्सिंग होम में एडमिट करने के लिए मदद किया। हिज फादर कुड नॉट सर्वाइव, वो हॉस्पिटल में ही उनका डेथ हो गया। और उनका जो बेटा था, उनका डेथ होने की 2 दिन बाद वो हमारे पास आया और कहा थोड़ा सा वक्त लीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे पापा को मदद किया है, हम भी चाहते हैं कि हम किसी को ऐसे ही मदद करें। देर वॉज सम एक्सीडेंट, माई फादर कुड नॉट सर्वाइव, पर क्या पता मेरी मदद के कारण किसी का परिवार ठीक हो जाए, किसी को भी मेरी तरह और अपने पापा को खोना ना पड़े। तो ये जो सेंस ऑफ कोऑपरेशन है, ये जो सेंस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सिटीजन है, टुवर्ड्स अ सोसाइटी है, कि अगर हमारी भलाई से किसी का जान बच सकता है तो इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं या फिर जिनको ऐसा लगता है कि ओके देयर इज समवन सुप्रीम, तो पुण्य कहिए या फिर आप कुछ भी जिसको मतलब अच्छा काम नेकी कहे, इससे ज्यादा नेकी या फिर इससे ज्यादा पुण्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी को मदद कर रहे हो, आपके लिए किसी का जान बच रहा है, तो अगर आप इन सारी चीजों के अलावा भी अगर आप भगवान पे मानते हैं, आपको ऐसा लगता है कि किसी के पास जाके आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या किए हैं, मुझे लगता है दिस इज द टाइम, दिस इज योर चांस, डू सर्व द पीपल, डू सर्व द सोसाइटी। एंड आई बिलीव दैट whenever we leave this world, you will have some sort of मैम यू आर अ जेएनयू स्टूडेंट, तो अगर कोई स्टोरी या फिर किस्सा अगर आप शेयर करना चाहे हम लोग के साथ, जेएनयू का। कोई भी किस्सा स्टोरी, फन हो या इंस्पायरिंग हो, जो भी जो आप शेयर करना चाहे, जो इतना लगा आपको लुकअप करता है, वो दे वुड नो वांट टू नो कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। नहीं, जेएनयू का एक तो ना मतलब जेएनयू जाके मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, और जेएनयू इट्स मोर लाइक इट्स अ क्लोज सिटी। हमारे कैंपस के अंदर सब कुछ है, आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, टी शर्ट के दुकान मिल जाएंगे, सारे चीजें, बर्तन के दुकान मिल जाएंगे, चप्पल के, मतलब जो भी चीज आपको बेसिक चाहिए होता है सब मिलता है। फल मिलता है, सब्जी मिलता है, ग्रोसरी मिलता है,
you have people to press your clothes, to wash your clothes, everything is there. और जो जो मतलब एक इंडिया का आइडिया होता है ना, that this is how my country is. Once you go to JNU, you will get that idea. क्योंकि हमारे में क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग आते थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग आते थे, और उन सारे लोगों की जो कस्टम्स है, उन सारे लोगों की जो फेस्टिवल है, वो मनाया जाता था. तो जैसे कि वहाँ पे सरस्वती पूजा होता था, जो बंगाल के लोग करते थे. काली पूजा होता था, जो बंगाल के जो स्टाफ लोग है, जो फैकल्टीज है, वो सब लोग मिलके काली पूजा करते थे. देयर यूज्ड टू बी पॉयला बोईशाख. हम सब लोग जितने भी बंगाली बच्चे हैं, और उसके साथ साथ पीपल हु आर इंटरेस्टेड, वी ऑल यूज्ड टू गेट टुगेदर. फीस्ट होता था, उसमें हम बंगाल का मतलब प्रोग्राम करते थे. और इसी तरीके से हर एक रीजन का नाइट होता था. सो देयर विल बी हरियाणवी नाइट, देयर विल बी पंजाबी नाइट, देयर विल बी राजस्थान. वो सब चीज हम एक साथ शेयर करते थे. तो मैंने इन अ वे, अगर आप एक साल जेएनयू के अंदर हो, तो पूरा देश के जो कल्चर्स है, उन सारे कल्चर के बारे में एक बेसिक आइडिया, एक छोटा मोटा आइडिया आपको हो जाएगा. और दो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, जो हम लोग याद करते थे, जब रमजान होता था, तो एक महीने में वो जो पूरा महीना होता था, तो उस रमजान के टाइम हर दिन शाम को डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल में इफ्तार पार्टी होता था. तो जो लोग रोजा रखते थे, वो लोग भी खाते थे, एंड दैट वाज ओपन टू ऑल. तो अगर उस हॉस्टल में मेरा कोई दोस्त है, तो वो दोस्त मुझे इनवाइट करेगा, तो हम लोग जाएंगे और एक साथ वो इफ्तारी खाएंगे. तो उसमें अच्छे मतलब बहुत स्नैक्स मिलते थे. एक दिन ग्रैंड इफ्तार होता था, उसमें तो नॉन वेज भी मिलता था. तो हम इंतजार करते थे कि अच्छा, आज उस हॉस्टल में ग्रैंड इफ्तार है, देख तो हमारा कोई दोस्त है कि नहीं, उससे तरह बात करते, वो हमको इनवाइट करेगा तो हम भी जाएंगे. तो दैट 1 month was, it used to be very fun. हर दिन शाम को you will go for, जैसे हम यहाँ पे पैंडल हॉपिंग में जाते हैं ना दुर्गा पूजा के टाइम, we used to go for hostel hopping, कि अच्छा अभी उधर खाना मिल रहा है, चल let's go and eat. And there was another thing which is called Thabal Chomba. This is a Manipuri festival. जो दोल पूर्णिमा होता है, मतलब होली के जो पहला दिन होता है, उस दिन ये प्रोग्राम होता है. तो जो फुल मून रात में होता है, और उसमें लोग डांस करते हैं. So all this Manipuri people, also people from other part of the northeast, they used to come to JNU. तो बीच में म्यूजिक लगाया जाता था, ट्रेडिशनल मणिपुरी म्यूजिक, एंड दे यूज्ड टू डांस इन अ राउंड, एंड ऑल ऑफ अस आर वेलकम. तो हम भी उनके साथ जाते थे, एंड इट विल बी लाइक I mean, when I'm saying, I am feeling like I should go back to JNU. तो 3-4 घंटे का लगातार डांस होगा. It would be so fun. इतने नए लोगों से हम मिलेंगे. तो I think yeah, this colors of JNU, this is something that I miss very badly. जैसे हम इतने इतने different लोगों से मिल सकते थे, उनका language, उनका खाना, उनका कपड़ा. So yeah, I think that was the most memorable part of JNU apart from the politics. Yes. मैम, जाते जाते कोई इंस्पिरेशन थॉट लास्ट, अगर आप कुछ बोलना चाहें. Sorry again. जाते जाते अगर आप कोई लास्ट इंस्पिरेशनल थॉट कुछ बोलना चाहें. There are many. I'm thinking which one I should say. My dad used to be a very good student, हाँ. वो हावड़ा जिला स्कूल में पढ़े थे, एंड ही केम फर्स्ट दैट टाइम उनकी आर्ट सेक्शन में. बट दैट टाइम आवर फैमिली वाज, वी आर नॉट इन अ ग्रेट पोजीशन. अब दादाजी जो थे, वो बस जेल से बाहर आए थे, बिकॉज ऑल ऑफ दिस पीपल वेर पुट इन टू जेल इन दैट मीसा लॉ. तो उसमें जैसे विदाउट एनी वारंट आपको जेल में डाला जा सकता था. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द यूएपीए. और मतलब उसमें कुछ कुछ नहीं होता था. दे आर ऑल वर पॉलिटिकल प्रिजनर्स. वो जेल में रहता था etc. तो हमारा फिनेंशियली वी आर नॉट वेल ऑफ. तो पापा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, बट फिर भी ही कुड नॉट परस्यू हिज ड्रीम. तो मुझे याद है, रात में मैं जब सोती थी, एंड आई यूज्ड टू बी अ वेरी नॉटी किड, तो मुझे सुलाना बहुत डिफिकल्ट होता था. तो वो पापा की जिम्मेदारी था. तो पापा कभी कुछ स्टोरी बताते थे, कभी गाना गाते थे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही हैज फेस्ड, व्हाट आर द स्ट्रगल ही हैज फेस्ड. और somehow you always used to tell me कि I had all the capabilities. मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट था, पर मैं उनको यूज़ नहीं कर पाया, because one, we didn't have that kind of family support. Secondly, I was not that much serious. मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ज़िंदगी इतना ज़्यादा बदल जाएगा. तो this is one thing, all this thing I'm telling you because I want you to take some things very seriously. बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं मिल पा रही है, वो हम आपको दे रहे हैं. We are not going through an acute financial crisis.
मैं आपके साथ हूँ। मेरा जो बचपन है, मेरा बचपन में मैंने पापा को इतना कम देखा है, मैंने अपनी दादा को नहीं देखा, दादी को नहीं देखा। इतना ज़्यादा टर्मोइल से हमारी बचपन गुजरी है। आपको उन टर्मोइल का 1% भी नहीं मिल रहा है। आपके पास इतने सारे चीज़ें हैं, इतने सारे you have the opportunities, तो you should make use of it. तो मैं जब JNU के लिए अपीयर की, it was a huge thing. मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं I'll get through JNU. It was my mother's aspiration, and she is the one who has pushed me that you give the exam. ऐसा हुआ कि मेरे जब रिजल्ट आउट हुआ तो मैं रिजल्ट भी नहीं देख रही थी, क्योंकि मुझे लगा अरे मेरा तो होगा ही नहीं, कैसे होगा। तो माँ इज लाइक अरे एक बार देख लो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे। एंड व्हेन आई opened it up, I saw the status said selected, and I could not believe. I called one of my senior and is like, दीदी यहाँ पे ये सिलेक्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? She's like, congratulations, that does mean you are selected. You know, welcome to JNU and all. And I could not believe it. And I told my mother, she was extremely happy. My father was extremely happy. और उसके बाद मैं और पापा हम लोग एडमिशन लेने गए. And that was the first time I was sitting in a AC ट्रेन। इसके पहले कभी हम एसी ट्रेन में नहीं बैठे। आई वाज वी टुक वी बुक्ड अ टिकट ऑफ राजधानी, और वो हमारे लिए इतना ज्यादा एक एक्साइटमेंट का बात था कि पहली बार तो हम राजधानी में बैठे हैं फॉर द मतलब पापा इसके पहले बैठे, दादाजी एमएलए थे तो उनके साथ टूर में गए, पर हम लोग कभी अपने आप से अफोर्ड नहीं कर पाए। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड सो एज डैड। और वो बार बार ये कह रहे थे कि दिस इज द स्टार्टिंग, यू नो, दिस 2 years यू हैव टू प्रूव दैट वट एवर ड्रीम वी हैव ड्रीम टुगेदर, दिस इज वर्थ। तो मैं यही बस कहना चाहूंगी कि बहुत सारे टाइम हमको ऐसा लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे टाइम हमको ऐसा लगता है कि ये जो ड्रीम है दिस इज आउट ऑफ आवर रिच, हम एग्जाम देंगे पर हमें तो होगा ही नहीं, जैसे मुझे लगा था। पर अगर हम शिद्दत से काम करें तो ऐसा कोई भी सपना नहीं है जो इम्पॉसिबल है। मैंने जितना भी अपनी ज़िंदगी में देखा है, जितना भी मैंने पाया है, मैं अपनी ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानती हूँ। आई मीन आई जस्ट एंड विथ इट, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा इंस्पिरेशन स्टोरी उसका है। सो देयर दिस गर्ल नेम्ड अर्पिता दास, सो यूज टू स्टडी टुगेदर इन स्कूल। उसका पापा का एक साइकिल का ठीक करने का पंचर का दुकान है, एंड आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट ऑफ आवर होल फैमिली जो क्लास 12 की बात पढ़ा है। दैट गर्ल वॉज वेरी स्टूडियस, शी यूज टू कम फर्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई क्लास। उसके बाद उसने फिजिक्स ऑनर्स में श्रीरामपुर से अपना ग्रेजुएशन किया, and then she pursued her higher studies. She completed her PhD. Now she is going to Austria for doing her postdoctorate. Her family's primary, source of income is still that cycle wala shop. But अब उनको उनके ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं, because Urpita takes care of the family, takes care of his brother's study. तो मुझे लगता है कि there's nothing impossible if she can do it. If someone who had so many struggles, so many problems in her own family, if she could, do it, if she could prove herself, then all of us can. We just have to be, sure about ourselves. We just should be very grateful of whatever we have. We should be very grateful to our parents, our family, who are even in this difficult condition trying to support us. If we can, keep all this thing on track, I believe there is nothing that is impossible. Sky is the limit. As you say, parent support and hard work, we can achieve anything. Absolutely. Ma'am, thank you so much for coming. We really appreciate what you and your team is doing. All the hard work Thank that you're putting for betterment of people, that's a really big thing. And we really appreciate you guys. Thank you so Thank you much so for much. coming, ma'am. Thank you. It You was a also lovely take care, session, ma'am. and all the people who are listening to us, do take care of yourself. We heard that Yash, that cyclone which was supposed to come, that might not hit West Bengal as badly as we are assuming. तो वो अच्छी बात है, पर अगर कुछ भी होता है, रेड वॉलंटियर इज देयर, कुछ भी दिक्कत होगा आप हमें बताइएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और वो एक दूसरे के साथ रहिएगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो we won't be able to survive as a civilization. So let us all stand by each other. Oh, and thank you very much. It was a lovely chat. You are very young. I didn't know that you will be this young. And it was a lovely conversation with you. I hope Thank you. together we'll do better, bigger projects, and we'll work for the society. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you guys for watching this video. Stay tuned for what's coming next. And until then, be an encourager and spread positivity. Thank you.